हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर मस्तूरा क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी क्लास 7 साइंस चैप्टर 10। जो हमारा चैप्टर 10 है वो क्या है? जीवों में श्वसन। मतलब जो है जीव, उसमें क्या रहता है? श्वसन। श्वसन या तो क्या होता है? सांस लेना। हम जो सांस लेते हैं उसको क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं। तो ये सभी जीवों में होता है। आज हम इसके बारे में जानेंगे। बूझो अपने दादा दादी से मिलने के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था, जो 1 साल के बाद शहर आ रहे थे। वह शीघ्र से शीघ्र बस स्टॉप पर पहुंचना चाहता था ताकि उनका स्वागत कर सके। इसलिए वह भागता हुआ गया और कुछ मिनट में बस स्टॉप पर पहुंच गया। उसकी सांस तेज चल रही थी। वो जब भागा तो उसकी सांसें क्या हो गई? तेज हो गई। उसकी दादी ने उससे पूछा कि वह हाँफ क्यों रहा है। बूझो ने बताया कि वह घर से दौड़ता हुआ आया है। उसे आश्चर्य हुआ कि दौड़ने के बाद वह तेजी से जो उसकी सांसें हैं तेजी से क्यों चलने लगी है। यह प्रश्न उसके मस्तिष्क में घूमता रहा। बूझो के प्रश्न का उत्तर जानने से के लिए वह क्या करने लगा? इसको समझना आवश्यक है कि मेरी सांसें एकदम से तेज कैसे हो गई। हम सांस क्यों लेते हैं, हम ये जानेंगे। सांस क्यों लेते हैं? सांस लेना श्वसन प्रक्रम का एक चरण है। आइए हम श्वसन के बारे में जानेंगे। श्वसन होता क्या है? जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, हम श्वसन क्यों करते हैं। अध्याय 2 में हमने पढ़ा था कि सभी जीव सूक्ष्म इकाइयों के बने होते हैं, जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं। कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे कुछ कार्यों को संपादित करने में कुछ न कुछ भूमिका निभाती है। इन कार्यों को करने के लिए कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि हम जो देखते हैं कि हमारी शरीर होता है वो कई सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है? हमारे शरीर को उनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो कार्य करती है कोशिका, तो उनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमें। यहाँ तक कि हमें खाना खाने के, सोते अथवा पढ़ते समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से? हम देखते हैं कि जब हम खाना खाते हैं या हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि हम सोते हैं, तब भी हमको किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उस ऊर्जा की आवश्यकता होती है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके माता पिता आपसे नियमित रूप से भोजन करने के लिए आग्रह क्यों करते हैं? भोजन में संचित ऊर्जा श्वसन के समय निर्मुक्त होती है, अतः सभी जीवों को भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है। जब ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? श्वसन की आवश्यकता होती है। श्वसन प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु को शरीर के अंदर ले जाते हैं। आप जानते हैं कि वायु में ऑक्सीजन होती है। फिर हम सांस छोड़ते हुए वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई वायु की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है, अर्थात यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों में और अंततः प्रत्येक कोशिका में ली जाती है। कोशिकाएं में जो ऑक्सीजन भोजन के विघटन सहायता करती है, वो क्या करती है? जो हमारे भोजन होते हैं, ऑक्सीजन क्या करती है? उनको विखंडन में सहायता करती है भोजन के। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों की कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में जो है हमारा क्या बनता है? सबसे पहले कोशिका के अंदर भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो यह वायवीय श्वसन कहलाता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है। यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन कहलाता है। भोजन के विखंडन से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है, ये हमारा क्या है? यहाँ पर ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा के साथ। संभवतः आपको मालूम होगा कि यीस्ट जैसे अनेक जीव या वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इन्हें क्या कहलाते हैं? अवायवीय जीव कहते हैं हम, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाते हैं, जैसा कि निम्न समीकरण द्वारा दिखाया गया है। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाया गया, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपयोग किए, एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, ये क्या करते हैं? बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी अपने ये जो है भोजन को विखंडित कर लेते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाया गया था। अब हमको यहाँ है, यीस्ट एक कोशिका जीव है। यीस्ट अवायवीय रूप से श्वसन करते हैं और इस प्रक्रिया के समय एल्कोहल निर्मित करते हैं, अतः इनका उपयोग शराब, वाइन और बियर बनाने के लिए किया जाता है। अब हम देखते हैं, हमारी पेशी कोशिकाएं भी अवायवीय रूप से श्वसन कर सकती है, लेकिन ये ऐसा थोड़ा
समय तक ही कर सकती है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी हो जाती है। बहुत देर तक व्यायाम करने, तेजी से दौड़ने, कई घंटे टहलने, साइकिल चलाने अथवा भारी वजन उठाने से अनेक कार्यों के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमको अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उसमें क्या होता है हमारा, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो हमारा शरीर होता है उसमें ऑक्सीजन की जो है हमारी क्या होना चाहिए, आपूर्ति सीमित होती है। जब हम कोई अभी काम करते हैं तो हमको ऊर्जा की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन हमारी जो ऑक्सीजन की वो मात्रा क्या होती है, आपूर्ति और सीमित होती है। ऐसी स्थितियों में पेशी कोशिका अवायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा की अतिरिक्त मांग को पूरा करती है, जैसे कि ग्लूकोज पेशी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लेकिटक और अम्ल ऊर्जा। क्या आप जानते हैं, कभी सोचा होगा कि अत्यधिक व्यायाम करने के बाद आपकी पेशियां ऐंठन क्यों होती है? ऐंठन तब होता है जब पेशियां अवायवीय रूप से श्वसन करती है। इस प्रक्रम में ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। लैक्टिक अम्ल का संचयन पेशियां में ऐंठन उत्पन्न करता है। गर्म पानी से स्नान करने अथवा शरीर की मालिश करवाने पर ऐंठन से आराम मिलता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है? गर्म जल से स्नान अथवा शरीर की मालिश करने पर रक्त का संचरण बढ़ जाता है। इसके परिणाम स्वरूप पेशी कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने से लेकिटक अम्ल का कार्बन डाइऑक्साइड और जल में पूर्ण विखंडन हो जाता है। अब हम देखेंगे श्वसन कि श्वसन होता क्या है। इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं 10.1। इस क्रियाकलाप को अपने शिक्षक और शिक्षिका की उपस्थिति में करें। अपने नाखूनों और मुख को कसकर बंद कर लीजिए और घड़ी की ओर देखिए। आप कितनी देर तक अपने इन दोनों को बंद रख पाएंगे? कुछ समय बाद आपने क्या महसूस किया है? आप उस समय को नोट कीजिए जब तक आप अपनी सांस को रोक सके। जैसे कि नथुनों और मुख को हमें बंद करना है और देखना है घड़ी की तरफ कि हम इसको कितनी देर तक बंद कर पाते हैं। अतः अब यहाँ जान गए होंगे कि बिना सांस लिए अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते। श्वसन या सांस लेने का अर्थ है ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को अंदर खींचना, ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना। ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेना, अंतः श्वसन और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को बाहर निकालना उच्छ्वासन कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रम है जो प्रत्येक जीवन में हर समय अर्थात जीवन पर्यंत होता रहता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वह उसकी श्वसन दर कहलाती है। वो जितनी बार भी श्वास लेता है, हम जितनी बार श्वास लेते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी श्वसन दर कहलाती है। अतः श्वसन और उच्छ्वासन दोनों साथ साथ होते रहते हैं। एक श्वास अथवा सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वादन। ये हमारा क्या कहलाता है, इसका अर्थ है। अब हम देखते हैं क्या आप अपने श्वसन दर का पता लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पर अपने श्वसन दर का पता कैसे लगा सकते हैं इसके बारे में हम देखेंगे। क्या आप यह जानना चाहोगे कि श्वसन दर की स्थिर होती है अथवा यह शरीर की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है? जैसे कि जो हमारी श्वसन दर रहती है वह या तो वह स्थिर रहती है, क्या हमारी जो शरीर की आवश्यकता के अनुसार बदलती रहती है। आइए हम इसका पता लगाने के लिए क्रियाकलाप करते हैं। अब हम यहाँ पर एक क्रियाकलाप करेंगे, किसके लिए, जो हमारी श्वसन दर को जानने के लिए। सामान्यतः हमें यह आभास ही नहीं होता है कि हम श्वसन कर रहे हैं। हालांकि यदि आप कोशिश करें तो आप श्वसन दर की गणना कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए आप विश्राम की स्थिति में बैठकर सांस लीजिए और छोड़िए। पता लगाइए कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं और कितनी बार बाहर निकालते हैं। क्या आप उतनी ही बार अंतःश्वसन करते हैं जितनी बार उच्छ्वासन करते हैं? अब तेज चलने और दौड़ने के बाद अपने श्वसन दर की जो है श्वसन संख्या मिनट की गणना कीजिए। अपनी श्वसन दर को दौड़ना बंद करने के तुरंत बाद फिर पूर्ण विश्राम करने के बाद ज्ञात कीजिए। अपने निष्कर्षों को सारणी में लिखिए और विभिन्न स्थितियों को अपने श्वसन दर की तुलना अपने सहपाठियों की श्वसन दर की तुलना से कीजिए। क्या दोनों की सही एक जैसी है या अलग अलग है? उपरोक्त क्रियाकलाप से आपने यह अवश्य अनुभव किया होगा कि जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो वह तेजी से श्वसन करने लगता है या लगती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी कोशिकाओं को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है या भोजन के विखंडन की दर को बढ़ा देती है, जिससे अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। क्या इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शारीरिक क्रियाकलाप के बाद हमें भूख क्यों लगती है? अब हमें पता चलता है जब हमारी भूख क्या हो जाती है, जो हमारा भोजन होता है वो विखंडित हो जाता है और इसके लिए हमको क्या होती है, फिर भूख लगती है। अब हमको यहाँ पर दिखाया गया है, कोई वयस्क व्यक्ति विश्राम की अवस्था में 1 मिनट
में औसत 15 से 18 बार सांस अंदर लेता है और बाहर निकालता है। अधिक व्यायाम करने पर श्वसन दर 25 बार प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। जब हम व्यायाम करते हैं तो हमें न केवल तेज़ी से सांस लेते हैं बल्कि हम गहरी सांस भी लेते हैं और इस प्रकार अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। जब हम व्यायाम करते हैं तो क्या करते हैं, हम अधिक ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे, जब आप नींदें होते हैं तो क्या आपकी श्वसन दर कम हो जाती है, क्या आपके शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाती है। जब आप नींद में होते हैं तो देखो, अब हम देखते हैं इसके लिए क्रियाकलाप करके देखते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य दिन में किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों पर विचार कीजिए। क्या आप बता सकते हैं कि किस क्रियाकलाप में श्वसन दर सबसे कम और किस में सबसे अधिक होगी। अपने अनुभव के अनुसार आप चित्र दिए गए क्रियाकलापों को श्वसन की बढ़ती दर के क्रम में संख्या द्वारा व्यक्त कीजिए। अब हम यहाँ पर बता सकते हैं कि किस में हमको श्वसन की ज़्यादा आवश्यकता होती है और किस में कम। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाया गया, हमारे विभिन्न दैनिक क्रियाकलाप में श्वसन दर की भिन्न भिन्न होती है। अब हम यहाँ पर बता सकते हैं हम श्वास कैसे लेते हैं। अब हम जानेंगे कि हम श्वास कैसे लेते हैं। तो हमको आइए अब हम श्वसन की क्रिया जानने के लिए सामान्यतः हम अपने नथुनों नासा द्वारा से वायु अंदर लेते हैं। जब हम वायु को अंतर श्वसन द्वारा अंदर लेते हैं तो यह हमारे नथुनों से नासा गुहा में चली जाती है। नासा गुहा से वायु श्वास नली से होकर हमारे फेफड़ों यानी फुफ्फुस में जाती है। फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित। अब हम जानेंगे जो हमारे फेफड़े होते हैं वो कहाँ पर, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। जैसे कि अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे जो मानव श्वसन तंत्र कैसा होता है। तो जो हमारा मानव श्वसन तंत्र कैसा होता है, यहाँ पर क्या होता है, नासा गुहा होता है और ये क्या होता है, मुख गुहा। यहाँ पर मतलब नाक के द्वारा सांस लेते हैं और हम फिर मुख के द्वारा। ये क्या होती है, हमारी ग्रसनी और यहाँ पर होती है श्वास नली होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या होते हैं, फेफड़े होते हैं, ये इधर भी फेफड़े। और फिर हमारे यहाँ पर क्या होती है, ये सारी क्या हमारी पसलियाँ हैं, ये हमारी पसलियाँ हैं। और यहाँ पर क्या रहता है, हमारा डायाफ्राम रहता है। अब हम देखते हैं वक्ष गुहा पार्श्वों में पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी पेशी परत जो डायाफ्राम मध्य पट कहलाती है वक्ष गुहा को आधार प्रदान करती है। श्वसन में डायाफ्राम और पसलियों से बने पिंजर की गति सम्मिलित होती है। अंतर श्वसन के समय पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। यह गति हमारी वक्ष गुहा के आयतन को बढ़ा देती है और वायु फेफड़ों में आ जाती है। फेफड़े वायु से भर जाते हैं। उच्च श्वसन के समय पसलियां नीचे और अंदर की ओर आ जाती है जबकि डायाफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। इस कारण वायु जो फेफड़ों से बाहर धकेल दी जाती है, जैसे कि हमको यहाँ पर बताया गया। अब हम देखेंगे हमारे आसपास की वायु में अनेक प्रकार के अवांछित कण जैसे धूम्र, धूल, परागकण आदि होते हैं। जब हम अंतर श्वसन करते हैं तो ये कण हमारी नासा गुहा में उपस्थित रोमों में फंस जाते हैं। यद्यपि कभी कभी ऐसे कण नासा गुहा के पार चले जाते हैं, तब ये गुहा की कोमल परत को उत्तेजित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें छींक आती है। छींकने से अवांछित कण वायु के साथ बाहर निकल जाते हैं। इस प्रकार केवल स्वच्छ वायु ही हमारे शरीर में प्रवेश कर पाती है। अब हम देखते हैं सावधानी बरतें। जब आप छींकते हैं तो अपनी नाक को ढक लें, जिससे आपके द्वारा बाहर निकाले गए कणों को अन्य व्यक्तियों द्वारा अंतर श्वसन के समय ग्रहण ना कर लिया जाए। जैसे कि जब हम छींकते हैं तो क्या होता है, दूसरे इंसानों तक वो जो हमारे कण है वो पहुंच जाते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं अंतर श्वसन। वायु अंदर आती है, फिर यहाँ से क्या होती है, पसलियों की जो बाहर की ओर गति करती है। जो हमारी पसलियाँ वो क्या होती है, बाहर की ओर गति करती है और डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है अंतर श्वसन में। अब हम देखते हैं उच्च श्वसन में, यानी बाहर की ओर जब हम वायु को निकालते हैं तो ये हम बाहर की ओर वायु को निकाल रहे हैं तो पसलियाँ अंदर की ओर गति करती है। पहले क्या हो रहा था, पसलियाँ बाहर की ओर गति कर रही थी, अब किसकी ओर कर रही है, अंदर की ओर। और जो हमारा डायाफ्राम में पूर्व स्थिति में आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, उच्च श्वसन कहलाता है। मानव में उस श्वसन की क्रिया विधि है ये हमारी। अब हम यहाँ पर देखते हैं अपने शरीर में हम इन गतियों को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। एक गहरी सांस लीजिए, अपनी हथेली को उदर पर रखिए और उदर की गति को अनुभव कीजिए। आप क्या पाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं धूम्रपान फेफड़ों को क्षति पहुँचाता है। धूम्रपान कैंसर से भी संबंध है, इससे अवश्य बचना चाहिए। यह जान लेने के बाद कि श्वसन के दौरान वक्ष गुहा के अमाप में परिवर्तन होते हैं। बच्चे सीना वक्ष फुलाने की संप्रदा में व्यस्त हो गए। प्रत्येक यह दावा कर रहा था कि वह सीने का सबसे अधिक फुला सकता है। वो क्या दावा कर रहा था कि वो सीनों को सबसे अधिक फुला सकता है।
क्यों ना आप भी इस क्रियाकलाप को कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ करें। अब हम देखते हैं, एक गहरी सांस लीजिए, किसी मापन फीते वक्ष का आमाप लीजिए, इस माप को सारणी में नोट कीजिए, पुनः विस्तारित होने पर वक्ष का आमाप लीजिए, बताइए कि किस सहपाठी ने अधिकतम विस्तार दिखाया है। हम श्वसन की क्रिया विधि को एक सरल प्रतिरूप मॉडल के रूप में समझा सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा श्वसन की क्रिया उसको हम एक सरल मॉडल के रूप में समझा सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, वक्ष के आमाप का मापन। ये क्या कर रहे हैं, अपनी सीने की चौड़ाई का मापन कर रहे हैं। अब हम देखते हैं क्रियाकलाप 10.5। प्लास्टिक के चौड़े मुंह वाली एक बोतल लीजिए, इसके पेंदे को काट कर अलग कर दीजिए। वाय के आकार की कांच अथवा प्लास्टिक की एक नली लीजिए, बोतल के ढक्कन में एक ऐसा छिद्र कीजिए जिससे यह नली आसानी से निकल जाए। नली के शाखित सिरों पर 2 गुब्बारे बिना फूले हुए लगा दीजिए। नली को चित्र के अनुसार बोतल में लगा दीजिए। अब बोतल का ढक्कन लगा दीजिए तथा इस प्रक्रम सील बंद कर दीजिए कि वह वायुरुद्ध हो जाए। बोतल के खुले पेंदे पर रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पतली शीट तानकर किसी रबड़ बैंड की सहायता से बांध दीजिए, जैसा कि हमको यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है। फेफड़ों में होने वाले प्रसार को समझने के लिए रबड़ की परत को पकड़कर आधार से नीचे की ओर खींचिए और गुब्बारे को देखिए। इसके बाद रबड़ की परत को ऊपर की ओर धकेलिए और गुब्बारे को देखिए। क्या आपको गुब्बारे में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? जैसे कि अब हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, प्लास्टिक की बोतल है हमारी, ये दोनों, और ये गुब्बारे हैं और ये हमारी ये रबड़ शीट। श्वसन की क्रियाविधि को दिखाने के लिए एक प्रतिरूप हमने यहाँ पर तैयार किया है। इस मॉडल में गुब्बारे किस अंग को प्रदर्शित करते हैं, रबड़ की परत किसे प्रदर्शित करती है। अब आप श्वसन की क्रियाविधि को समझने में समर्थ हो गए होंगे। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हम उच्छ्वासन में बाहर क्या निकालते हैं। क्रियाकलाप 10.6। कोई पतली स्वच्छ परख नली लीजिए जिसमें कॉर्क लगा हो। यदि परख नली उपलब्ध न हो तो आप कांच या प्लास्टिक की बोतल ले सकते हैं। परख नली में थोड़ा सा ताज़ा बना चूने का पानी डालिए। प्लास्टिक की एक स्ट्रा नली को परख नली में इस प्रकार डालिए कि वह चूने के पानी में डूब जाए। अब स्ट्रा के द्वारा धीरे धीरे चूने के पानी में फूंक मारिए, जैसे कि हमको यहाँ पर इस चित्र में दिखाया गया है। ये स्ट्रा है और यहाँ पर चूने का पानी है और यहाँ पर क्या है, उच्छ्वासित वायु का चूने के पानी में प्रभाव। क्या चूने के पानी में कोई परिवर्तन होता दिखाई देता है? कि आप इसे अध्याय 6 में किए गए अध्ययन के आधार पर समझ सकते हैं। आप जानते हैं कि हम जिस वायु का अंतःश्वासन अथवा उच्छ्वासन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। हम क्या उच्छ्वासित करते हैं? क्या हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को उच्छ्वासित करते हैं अथवा उसके साथ गैसों के मिश्रण को भी उच्छ्वासित करते हैं? उच्छ्वासित में क्या होता है, जो हमारा उसको बाहर निकालते हैं। आपने यहाँ भी देखा होगा कि अगर आप दर्पण के आगे उच्छ्वास छोड़ते हैं तो उसकी सतह धुंधली दिखाई देती है। नमी के कारण जल के ये बिंदु कण कहलाते हैं। जब हम क्या करते हैं, हम कांच के सामने खड़े हो जाते हैं और जब हम एक ढंग से जब हमारी जो उच्छ्वासन छोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा जो कांच वो धुंधला दिखाई देता है क्योंकि उस पर जल की कुछ कणें पड़ जाती है। अन्य जंतुओं में श्वसन। अब हम देखेंगे कि जो अन्य जंतु हैं उनमें श्वसन कैसे होता है। हाथी, शेर, गाय, बकरी, मेंढक, छिपकली, सर्प और पक्षियों में जंतु वक्ष गुहाओं में मनुष्य की भांति फेफड़े में होते हैं। जीव श्वसन कैसे करते हैं? क्या इनके भी मनुष्य के फेफड़ों जैसे ही श्वसन अंग होते हैं? आइए पता करते हैं। जैसे कि हमारे जो फेफड़े होते हैं, क्या इनके भी ऐसे ही फेफड़े होते हैं? कॉकरोच के शरीर के पार्श्व भाग में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अन्य कीटों के शरीर में भी इस प्रकार के छिद्र होते हैं। ये छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का जाल बिछा होता है जो श्वास प्रणाल या वातक कहलाते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये हमारा क्या है, कॉकरोच। श्वास प्रणाल तंत्र, यहाँ पर इसका श्वास प्रणाल है। समृद्ध वायु श्वास रंध्रों से श्वास नालों में जाकर शरीर के ऊतकों में विस्तारित हो जाती है और शरीर के प्रत्येक कोशिका में पहुंचती है। इसी प्रकार कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड श्वास नलों में आती है और श्वास रंध्रों से बाहर निकल जाती है। श्वास नाल अथवा श्वास प्रणाल केवल कीटों में ही पाए जाते हैं। जंतुओं के अन्य समूहों में ऐसी व्यवस्था नहीं पाई जाती है। अब हम देखते हैं केंचुआ। कक्षा 6 में अध्ययन में हमने जो पाठ 9 पढ़ा था, केंचुआ अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। केंचुए की त्वचा स्पर्श करने पर आर्द्र और सलीम जो है श्लेष्मी
प्रतीत होती है। इसमें से गैसों का आवागमन आसानी से हो जाता है। यद्यपि मेंढक में मनुष्य की भांति फेफड़े होते हैं, तथापि वे अपनी त्वचा से भी श्वसन करते हैं, जो आर्द्र और श्लेष्मी होती है। क्या करते हैं जो मेंढक होते हैं, वो अपनी त्वचा से भी श्वास लेते हैं। जल में श्वसन, अब देखते हैं हम जल में श्वसन कैसे होता है। अब हम देखते हैं जल में श्वसन कैसे कर सकते हैं तथा जीवित कैसे रह सकते हैं। ऐसे अनेक जीव जो जल में रहते हैं वो जल में श्वसन कैसे करते हैं। आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मछलियों में क्लोम या गिल पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। जो उनके क्लोम होते हैं वो क्या होते हैं, त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं, जैसे कि हमको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। ये क्या है, क्लोम है। मछलियों में श्वसन अंग, अब हम देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्लोम किस प्रकार श्वास में सहायता करते हैं। क्लोम में रक्त वाहिनियाँ की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय के सहायता करती है। वो क्या करती है, यहाँ पर सहायता करती है। किसमें सहायता करती है, वो गैस विनिमय में सहायता करती है। अब हम देखते हैं क्या पादप भी श्वसन करते हैं। जो हमारे पादप होते हैं वो भी श्वसन करते हैं। अन्य जीवों की भांति पादप भी जीवित रहने के लिए श्वसन करते हैं, जैसा कि हमने अध्याय 6 में पढ़ चुके हैं। ये वायु की ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त करते हैं। इनकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग अन्य जीवों की भांति ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन करने के लिए किया जाता है। पादप में प्रत्येक अंग वायु से स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त कर सकता है। जैसे कि हमने अध्याय 1 में अपने पढ़ा था कि पादप की पत्तियों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जो रंध्र कहलाते हैं। पादप के अन्य सभी कोशिकाओं की भांति ही मूल कोशिकाओं को भी ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। मूल मृदा कणों के बीच के खाली स्थानों वायु अवकाशों में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन ले लेते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यदि किसी गमले के पौधे में बहुत अधिक पानी डाल दिया जाता है तो क्या होगा। जब हम गमले में क्या करते हैं, अधिक पानी डालते हैं, क्या हो जाता है। इस अध्याय में आपने पढ़ा है कि श्वसन एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रम है। सभी जीवों को अपनी उत्तरजीविता या जीवित रहने के लिए क्या होता है, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए श्वसन की आवश्यकता होती है। अगर हम श्वसन नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम मर जाएंगे। हमारा शरीर क्या हो जाएगा, वो मृत हो जाएगा। अब हम यहाँ पर देखते हैं मृद कण, ये क्या दिखाई दे रहे हैं, मूल मृदा से वायु को अवशोषित करते हैं। ये मृदा के कण हैं, यहाँ पर मूल रोम है और ये वायु अवकाश है, ये हमको यहाँ पर दिखाया गया है। अब हम देखते हैं प्रमुख शब्द। वायवी श्वसन, अवायवी श्वसन, श्वसन दर, कोशिकी श्वसन, डायाफ्राम, उच्छ्वासन, क्लोम, फेफड़े, श्वास नली, अंतःश्वसन, श्वास रंध्र और श्वास प्रणाल। अब हमने इनके बारे में जान लिया। अब हम देखते हैं हमने इस चैप्टर में क्या सीखा है। अब हम इसके बारे में जानेंगे कि हमने इसमें क्या सीखा था। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या दे रखा है, श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है। यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है। हम अंतःश्वसन द्वारा जो वायु शरीर के अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडन के लिए किया करते हैं। इस प्रक्रम को ऊर्जा निर्मुक्त होती है। ग्लूकोज का विखंडन जीव की कोशिकाओं में होता है, जिसे कोशिकी श्वसन कहते हैं। यदि भोजन ग्लूकोज ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा विखंडित होता है तो यह वायवी श्वसन कहलाता है। यदि विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो यह श्वसन अवायवी श्वसन कहलाता है। अत्यधिक व्यायाम करते समय जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त होती है तब भोजन का विखंडन अवायवी श्वसन द्वारा होता है। सांस लेने श्वसन प्रक्रम का एक चरण है जिसमें जीव ऑक्सीजन समृद्ध वायु को शरीर के अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। गैसों के विनिमय के लिए विभिन्न जीवों में श्वसन अंग भिन्न भिन्न होते हैं। अंतःश्वासन या निश्वासन के समय हमारे फेफड़े विस्तारित होते हैं और उच्छ्वासन के साथ ही हमारी मूल अवस्था में आ जाते हैं। शारीरिक सक्रियता के बढ़ने पर श्वसन दर बढ़ जाती है। गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली जैसे जीवों में श्वसन अंग और श्वसन प्रक्रम मानव के समान ही होते हैं। केंचुओं में गैसों का विनिमय उसकी आर्द्र त्वचा माध्यम से होता है। मछलियों में या क्लोम से और कीटों में श्वास प्रणाली से होता है। पादपों में मूल मृदा में उपस्थित वायु को ग्रहण करती हैं। पत्तियों में नन्हे छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं, जिनसे गैसों का विनिमय होता है और पादप कोशिकाओं में ग्लूकोज का विखंडन अन्य जीवों की तरह ही होता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, हमको कुछ क्वेश्चंस दे रखे, ये सारे हमारे क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। उम्मीद है जो आज का हमारा चैप्टर आपको अच्छा लगा।
अगर आपको हमारा चैप्टर अच्छा लगा है तो इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।